संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक साल के पहले संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जो सरकार की नीतियों का विवरण होता है। धन्यवाद प्रस्ताव का संबंध राष्ट्रपति के इसी अभिभाषण से है, जिस पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होती है। आखिर में सरकार की ओर से चर्चा का जवाब दिया जाता है, फिर दोनों सदनों में अलग अलग धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बजट सत्र के दौरान संसद में हुई चर्चा की। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान दो हो गया है। आज इस देश में दो भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है, और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, वहीं विपक्ष भी सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार करती नजर आई। 5 राज्यों में चुनाव थे, तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सभी तरफ से राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई। दोनों सदनों में देश की आर्थिक स्थिति, कोरोना महामारी से निपटने के सरकार के प्रयास और संघीय ढांचे जैसे मुद्दे पर भी जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाए, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की समावेशी और प्रगतिशील नीतियों ने नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 2 फरवरी को राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के साथ इस पर चर्चा की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की दिशा और दशा के साथ ही चुनौतियों का समाधान दिखाने वाला है। कहा गया कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सरकारें गरीबों के लिए होती है, सरकारें अमीरों के लिए नहीं होती हैं। गरीबों को हर प्रकार का अधिकार मिल जाए, हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, इसके लिए सरकारें होती हैं। मोदी सरकार ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका नारा दिया था, उस पर चलते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर का विकास कैसे होता है, इस दिशा में मोदी सरकार ने प्रयास किया। हमारी सरकार हवाओं की भांति देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से समानता के भाव से उनके उत्थान के लिए रात दिन कार्य किया है। ये अभिभाषण देश के विकास के लिए ये अभिभाषण है, समाज को जोड़ने के लिए भाषण है, सभी पार्टियों को साथ लेकर देश का विकास करने के लिए भाषण है। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी आई है। देश मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। बहुत काम गिनाए क्या क्या हुआ और देश ने देखा, दुनिया ने देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, सब बहुत गति से बढ़ा। और 2014 के पहले क्या गति थी और आज क्या गति है, ये देखा तो 1:3 रेशो है, यह हमें समझना पड़ेगा। सड़कों का घनत्व पूरी दुनिया में भारत का सबसे ज्यादा है। यही उपलब्धि है, देश यही चाहता था, देश का यही सपना था। महोदय, आज दुनिया में भारत का रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलकर मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य
बहुत तेज गति से कर रही है। देश बदल रहा है, लोगों का जीवन स्तर भी बदल रहा है। राष्ट्रपति जी ने जो कहा कि मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आजादी जो 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उस समय एक आधुनिक भारत और विकसित भारत का निर्माण होगा मोदी जी के हाथों। हालांकि विपक्ष सरकार की दलीलों और दावों से सहमत नजर नहीं आया। उनका कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। LPG सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। हम आज ये अकेला जो है इंसान, उसको पास खड़ा होना चाहते हैं। हम ये माइग्रेंट लेबर, गरीब लोग, बेरोजगार नौजवान, उसको पास हम खड़ा होने चाहेंगे। विपक्षी सांसदों का ये भी आरोप था कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगले साल लागू की जाने वाली नई नीतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई है, उद्योग टूट रहे हैं, बाजार टूट रहे हैं, रोजगार टूट रहे हैं। 1% भारतवासियों के पास देश का 42.5% पैसा है, पूंजी है। We stand at 101 in the group of 160 countries in the global hunger index. So we stand first in the world where pregnant women are anemic. So we are number 1 where children under 5 are thrown to death. It is quite disappointing, deeply disappointing to say that this presidential speech consisting of 82 paragraphs there is nothing policy statement which are to be pursued in the coming calendar year. No new policy or program initiatives on the part of government of India to be implemented in the next year. सत्ता पक्ष ने कहा कि महंगाई को लेकर विपक्ष सही तस्वीर सामने नहीं रख रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह सरकार ने सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी चिकित्सा से लेकर खाद्यान्न तक की समस्या को कुशलता से निपटाने का प्रयास किया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो आज 4.8 पर एनम इस पद्धति से विकसित हो रहा, मतलब इस पद्धति से बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस के यूपीए के 10 सालों में इसका औसतन वृद्धि दर 7.8% पर एनम था। तो महंगाई को हमने रोका है, आप रोक नहीं पाए थे, ये वास्तविकता है। आप इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न व्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश को किसी प्रकार की, चाहे चिकित्सा हो, चाहे खाद्यान्न हो, उसको कुशलता से उसको निपटने का प्रयास किया। इस कोविड में जहां हमने देश के 130 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने उनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया, वहीं हमारी सरकार ने उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाने के लिए जिस तरह से आत्मनिर्भर का प्रयास किया। जो जब महासंकट पूरे देश में फैला तो उस समय लोगों के लिए खाने का लाला पड़ा हुआ था, लोग भूखे मरने की स्थिति में थे, और उस स्थिति में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज प्रदान कराकर इस देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो साहसिक काम किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। एनसीपी और AIADMK ने माना कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र ने राज्यों की मदद की। कि ये 1.5-2 साल में शायद कोई भी स्टेट हो या
सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब साथ में मिलके इस कोविड के खिलाफ हम सब लड़े हैं। तो वैक्सीन हो या जो भी प्रोग्राम्स रहे उसमें हम सब साथ रहे, और केंद्र सरकार की पीडीएस की सिस्टम हो उसमें हमें बहुत बार मदद हो चुकी है। I congratulate the Modi ji government for its successful fight against the COVID-19 pandemic and thank the central government for extending meaningful support to the efforts of all the governments in India. हालांकि वाम दल, शिवसेना और डीएमके जैसे दल कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के केंद्र सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नजर नहीं आए। Does really the vaccination answers all the problem of the COVID situation? The COVID situation has ruined our country and the poverty has increased. More than 33 crores of people have gone down the below poverty line. कोरोना कार्यकाल के बाद इस देश को विकास के पथ पर चलाने के लिए जो धोरण निश्चित करने की आवश्यकता थी, सही मार्ग दिखाने के लिए आवश्यकता थी, या गरीबों के लिए और आम आदमी का जीवन बदलाव करने के लिए जो करने की आवश्यकता थी, उससे इस सरकार बहुत दूर दूर तक जा चुकी। During the economic recession, India survived only because of two things. One is public sector and the other is agriculture sector. Even during the COVID pandemic, India had food sufficiency because of our agriculture, but you are killing it. So also the public sector. विपक्ष ने किसानों की स्थिति और खेती की बढ़ती लागत को लेकर भी सवाल पूछे, तो सत्ता पक्ष ने भी किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया। किसानों की आय दोगुना तो दूर, किसानी की लागत में 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है। सिंचाई, उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से हमारे किसानों का मेरुदंड पूरी तरह से टूट चुका है। Instead of increasing the subsidies of food and petroleum products, subsidies has been decreased which will impact on the cost of cultivation and decrease the profit margin to the farmers. The government procured more than 430 lakhs metric tons of the wheat during the Rabi season, benefit about the 50 lakhs farmers, and record quantity of about 90 lakhs metric tons of paddy was procured during Kharif season, benefited 1 crore 30 lakhs people. This is the achievement. This is the achievement of the government. किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। गरीबों, किसानों और युवाओं के अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयासों पर भी पक्ष विपक्ष ने अपने तर्क रखे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज नारा बेटी भुलाओ प्रचार बढ़ाओ बन चुका है। सच्चाई ये है कि कोविड कार्यकाल में डिजिटल डिवाइड हो, गरीबी हो और महिलाओं की प्रेफरेंस कम हो, बेटियों को स्कूल से निकाला जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, पर हमारी सरकार चुप्पी बांधे हुए थी। महिलाओं के सम्मान हेतु सरकार ने अनेक कार्य किए हैं। उनमें उज्ज्वला योजना और लोन देकर उनके हाथ मजबूत करने का काम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक कार्य। आज देश की हर एक महिला खुद सक्षम है, अपने पैर पे खड़े हो सकती है और अपने लिए लड़ सकती है और कुछ कर सकती है। कि महिलाओं के लिए जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय सभापति महोदय, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैनिक स्कूलों के अंदर हमारी बेटियां जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और जून 2022 से एनडीए का पहला बैच जो है वो शुरू होने वाला है। हमारी बेटियां जो हैं आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, हर किसी के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उनको परमानेंट कमीशन जो है वो भी हमारी सरकार ने दिलवाने का काम किया। आईयूएमएल और एआईएमआईएम ने अल्पसंख्यकों और वंचित तबकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, तो टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। What is happening? All kind of atrocities are
coming, it has become an endless story in this country, sir. Putting innocent people in the jails, whether it is SC, ST, minorities. राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर इस सदी के सबसे महान शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया है और उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार का मोटो है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि हमारी सरकार किन मूल्यों के ऊपर चलती है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, इन मुद्दों के ऊपर दूर दूर तक आपका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। You are not content with just our vote. You want to get inside our heads, inside our homes, to tell us what to eat, what to wear, who to love. But your fear alone cannot keep the future at bay. जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है। देश का हित तो इसी में है कि सबके कल्याण के लिए प्रगतिशील जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब तक पहुंचे। ऐसा हो नहीं रहा है। जब सब खुशहाल रहेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तब भारत माता की सही मायने में जय होगी। जब गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी मानने वाला, अच्छा इलाज मिलेगा मानने वाला, तब ये देश, जब किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, तब भारत माता की जय होगी। कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, बीजेडी और टीआरएस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर संघीय व्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगाए। There are two competing visions of this country, which is frankly the main difference between us and them. If you read the Constitution of India, you will find India is not described as a nation, it is described as a union of states. Our country is a union of states. The state governments are primary agencies of the implementation of various development and welfare projects, initiatives, both central and state governments. Nobody disputes the fact that all-round development progress of our country critically dependent on the effectiveness of the state governments. मुझे लगता है कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में आज सबका साथ नहीं सोचा जा रहा, कुछ राज्यों का साथ सोचा जा रहा है। सबका विकास नहीं सोचा जा रहा। कर्नाटक का विकास सोचिए, अच्छी बात है, उड़ीसा का भी विकास सोच लीजिए, कुछ गलत नहीं है। संघीय व्यवस्था का कोई शब्द ही नहीं है। संघीय व्यवस्था की क्या आवश्यकता नहीं है? यह संघीय व्यवस्था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या आउट ऑफ डेट हो गया। The central government, through the passage of several bills, is trying to destroy the essence of Indian federalism. Although federalism, the word federalism is not there, but we think we are a federal government and we strongly believe it is a federal government. चर्चा के दौरान वाईएसआरसीपी और जेडीयू ने अपने अपने राज्यों से संबंधित मुद्दे भी उठाए। Sir, the country is completing 75 years of Amrit Mahotsav, sir, and entering into the Amrit Kal. Sir, but AP is still, as I said, sir, screaming for the few drops of Amrit, sir. जो बिहार की मांग है, बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष सहायता मिले ताकि अग्रणी राज्यों के साथ बिहार भी चल सके। एसकेएम और एनपीपी ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया और केंद्रीय मदद जारी रखने का आग्रह किया। तो जेकेएनसी सांसद हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी का मसला उठाया। Thank the government for helping the state of Meghalaya and helping us build our infrastructure and the various development programs that the government has been assisting us with. Sikkim is a small state, but we are surrounded by 3 international borders. Therefore, I request the government to take this issue very seriously and help the state government of Sikkim for the connection of to give the connectivity to the Indo-Nepal border as well. जम्मू कश्मीर में देखिए 23% के करीब इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका तज़किरा नहीं है इस भाषण में। दोनों सदनों में आजादी के अमृत महोत्सव और इसके महत्व पर भी चर्चा हुई। बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि इस मौके पर सम्मान पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आईडी कार्ड दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप जिस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें वह आज़ादी देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? क्या ये अमृत महोत्सव मनाना हमारा कर्मकांड नहीं है,
हम इतिहास को जीवित कर रहे हैं, इतिहास को पुनर्जीवित कर रहे हैं, इतिहास को सर्वसमावेशी बना रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मनाकर उस आधिपत्यवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। Home Ministry has the list of the freedom fighters who were provided Samman pension. At least those families can be provided an identity card. At least that will be one of the best cherished moment of this in this Amrit Kal 75th year of our independence. आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर रखने का सुझाव दिया। मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, लोकसभा में 7 फरवरी और राज्यसभा में 8 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जवाब दिया। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारत की आर्थिक प्रगति को दुनिया ने माना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने नए संकल्प लेने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में फिर से समर्पित होने के लिए वर्तमान समय के महत्व को भी रेखांकित किया। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब तक हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेके पहुंचेंगे। ये संकल्प का समय है। और जिस रास्ते पर हम चले, आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्ञाता इस बात को मानते हैं कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कोरोना कालखंड में अपने आप को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में एक उदाहरणीय है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की। दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया और आज भी करा रहे हैं। अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। हम नए सिरे से सोचना शुरू किया। सब कुछ सरकार करती है ऐसा नहीं है। देशवासियों की ताकत अनेक गुना ज्यादा होती है। वो सामर्थ्य के साथ अगर संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं तो परिणाम मिलता है। प्रधानमंत्री ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के सवालों के भी जवाब दिए। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है, ये जानने के लिए ये ईपीएफओ पैरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े। और ये हम न भूलें, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग 2 गुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर
4 से 5% के आसपास थी। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में लोकतंत्र से लेकर संघीय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी विपक्षी दलों के आरोपों और आशंकाओं के जवाब दिए। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक जीवित आत्मा है और राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच कोई टकराव नहीं है। आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और यही फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे, ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक मत, एक भाव और एक लक्ष्य से एक साथ चलना ही देश के लिए समय की मांग है, क्योंकि ये स्वर्णिम काल है और पूरा विश्व भारत की ओर आशा और बड़े गर्व से देख रहा है। राजनीतिक दलों, नागरिकों और युवाओं से सकारात्मक भावना के साथ योगदान करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात पूरी की। जवाब के बाद लोकसभा ने 7 फरवरी और राज्यसभा ने 8 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।